Hello guys, welcome in today's class. Today I will discuss some very important terms. ये टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि कई एग्जाम्स में जैसे सीटेट एंड अदर टेट्स उनमें कई क्वेश्चंस इनके रिगार्डिंग पूछे भी जाते हैं, तो हमें ये टर्म्स जो हैं इंग्लिश में क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर मीन्स स्पॉन्टेनियस एंड अनस्क्रिप्टेड विदाउट प्रेपरेशन. एक्सटेम्पोर में पर्सन को कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है एंड ऑन द स्पॉट उनको उस टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने होते हैं. 2 या 3 मिनट के लिए उनको अपनी व्यूज़ देने होते हैं एंड जो भी वो उनको टॉपिक मिलता है उनके बारे में उनको कोई ऐसी जानकारी नहीं होती है. जिस भी पर्सन को ये दिया जाता है तो उसको ऑन द स्पॉट ही अपने व्यूज़ देने होते हैं, तो उसको हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं कि बिना किसी तैयारी के अपनी किसी भी जो भी टॉपिक मिला है उसके ऊपर व्यूज़ देना. देन डेक्लामेशन. डेक्लामेशन मीन्स फॉर्मल स्पीच एंड इसके लिए क्या होता है, टाइम दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए कैंडिडेट को एंड जो भी वो स्पीच बोलता है उसका एक मोटिव रहता है कि वो जो भी ऑडियंस है उनको इंस्पायर करें. तो इस तरह से एक्सटेम्पोर एंड डेक्लामेशन दोनों में डिफरेंस है. एक्सटेम्पोर का मीन्स है ऑन द स्पॉट किसी भी टॉपिक पे जो भी मिला है उनको उसके ऊपर अपनी व्यूज़ देना एंड डेक्लामेशन मीन्स कि आपको फुल तैयारी के साथ वो स्पीच ऑडियंस के सामने आपने वो बोलना होता है, पब्लिक के सामने आपको वो चीज़ बोलनी होती है और उनको इंस्पायर करना होता है. देन इज़ कॉइनेज. कॉइनेज का मतलब होता है इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू वर्ड्स. जब न्यू वर्ड्स की इन्वेंशन की जाती है तो उसको कॉइनेज बोला जाता है. यूफोनी. नेक्स्ट वर्ड इज यूफोनी. यूफोनी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है. जो यू है वो उसका मतलब होता है गुड एंड फोनी मीन्स होता है साउंड. तो यूफोनी मीन्स गुड साउंड. जो भी साउंड हमें प्लीजिंग लगती है, हमें सुनने में अच्छी लगती है, उसको हम यूफोनी बोलते हैं. जैसे कि म्यूज़िक सुनना हमको अच्छा लगता है, दैट इज़ यूफोनी. एंड यूफोनी का जो अपोजिट होता है वो होता है कैकोफोनी. कैकोफोनी मीन्स हॉरिबल साउंड्स विच आर नॉट प्लीजिंग. जो साउंड्स हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हार्श साउंड्स होती हैं, उनको हम कैकोफोनी बोलते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि मॉर्निंग में जब अलार्म बोलता है तो वो समटाइम कैसा लगता है, लाइक कैकोफोनी. तो वो हमें थोड़ा सा हार्श हमें फील होता है. तो जो भी साउंड हार्श होती है वो कैकोफोनी होती है और जो साउंड हमें सुनने में प्लीजिंग लगती है, स्वीट लगती है, दैट इज़ नोन एज यूफोनी. नेक्स्ट वर्ड इज क्लिपिंग. क्लिपिंग मीन्स the process of the cutting of the beginning or the end of a word or both leaving a part to stand for the whole. तो जो एक क्लिपिंग होती है इसमें क्या होता है कि हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ड को यूज़ कर लेते हैं. कोई वर्ड है बहुत लॉन्ग है और हम उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं. उसकी या तो हम जो बिगनिंग है उसको कट कर देते हैं या उसका मिडल कट कर देते हैं या फिर उसका एंड कट कर देते हैं और वो जो कट करके जो वर्ड आता है वो पूरा मीनिंग अगर हम उसको देखेंगे तो उस वर्ड को देखते ही हम उसका मीनिंग पहचान जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा. ठीक है. तो ये जैसे कि यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. प्रोफेसर. प्रोफेसर को जर्नली कैसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, PRO. लेकिन जब भी हम इस वर्ड को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं दैट दिस वर्ड स्टैंड फॉर प्रोफेसर. नेक्स्ट वर्ड इज जिम्नाजियम. जिम्नाजियम को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, GYM. एंड एडवर्टीजमेंट, एड, मैथमेटिक्स, मैथ, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, टेलीफोन, फोन. तो इनके हमने या तो बिगनिंग कट कर दी है या इनका एंडिंग कट कर दिया है और जिसको मिला के फिर जो शॉर्ट फॉर्म बनती है उसको क्लिपिंग कर क्या बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्शन. अब हम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ द वर्ड. जब वर्ड की शॉर्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. अब जो कॉन्ट्रैक्शन है एंड क्लिपिंग है वो दोनों ही डिफरेंट है. ठीक है ना. क्लिपिंग में हमने देखा कि किस तरह से जो प्रोफेसर एक लॉन्ग वर्ड था उसको हमने बिल्कुल उसका जो लास्ट वाला पार्ट था उसको कट करके प्रो में उसको चेंज कर दिया था. अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं आई एम. आई एम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आई एम. कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, जो ये ए है इसको कट कर देंगे एंड इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर लेंगे. तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं जहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हुए वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड क्लिपिंग. क्लिपिंग में हमने कोई भी ऐसा मार्क यूज़ नहीं किया है
बट कॉन्ट्रैक्शन में हमने इस तरह से जो एपोस्ट्रॉफी है उसको यूज़ किया है. नाउ नेक्स्ट इज रिटोरिकल क्वेश्चंस. रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? A question in order to create a dramatic effect or to make a point rather than to get an answer. जो rhetorical question से related term है ये CTET 2018 में इससे related पूछा गया था question. rhetorical का मतलब क्या होता है rhetorical questions का? कि हम ना किसी भी पर्सन को वो क्वेश्चन करते हैं जिसके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है. मीन्स जो पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन पूछने वाले पर्सन को आंसर पता है, लेकिन वो दूसरे से इसलिए पूछ रहा है या तो वो उसके ऊपर सेटायर कर रहा है या उसके साथ कोई हंसी मजाक कर रहा है. तो उस वे में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं. इसमें एक पॉइंट बनाना होता है, ना कि कोई आंसर की इसमें कोई रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब क्लास में टीचर होता है और कोई स्टूडेंट है वो लेट आता है, तो जो टीचर होता है वो उसको पूछता है आरंट यू लेट. तो इसी में ही एक क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है. ठीक है, तो इनको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन. जब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है और क्वेश्चन पूछने वाले को आंसर का पता होता है, लेकिन वो स्टाइल मॉक या वैसे ही उस पर्सन से क्वेश्चन पूछता है, तो दैट इज नोन एज रिटोरिकल क्वेश्चन. नेक्स्ट टर्म इज हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? हम जब किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इमीडिएट जजमेंट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी. हम कोई इमीडिएट जजमेंट बना लेते हैं अपने, सिर्फ क्विक बंदे को हमने देखा एंड उसको देखते ही हमने क्विक जजमेंट बना ली. दैट इज़ नोन एज हेलो इफेक्ट. समटाइम क्या होता है कि कोई पर्सन हमारे सामने आया और हमें उसका कोई आईक्यू लेवल एकदम से नहीं पता चलता है ना. हम किसी से बात करेंगे तभी उसके बारे में पता चलता है कि वो बंदा कैसा है, लेकिन हमने उसके लुक के बेस के ऊपर, लुक को देखते हुए हमने उसके बारे में कोई जजमेंट बना ली, उसको हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट. ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कई बातों में ऐसा हेलो इफेक्ट आ सकता है. ये मैंने आपको जस्ट छोटा सा एग्जांपल दिया है कि समटाइम अगर हम किसी पर्सन का आईक्यू लेवल देखे बिना, उसकी नॉलेज देखे बिना, उसके सिर्फ हमने लुकिंग के बेस पे हमने अपना कोई जजमेंट बना लिया कि बंदा अगर दिखने में अच्छा है तो मीन्स ये अच्छा ही बड़ा होगा, है ना. इसमें तो वो उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट. समटाइम हम जो ये एडवर्टीजमेंट जो आती हैं इनमें आपने देखा है कि जो पर्सनालिटीज़ एडवर्टीजमेंट को दे रही होती हैं उनमें अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ को डाला जाता है, हीरो हीरोइंस को डाला जाता है, ताकि पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़े पब्लिक के ऊपर, है ना. तो उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट. ये इमीडिएट लोग जो जजमेंट बना लेते हैं किसी भी चीज़ को ज़्यादा जाने पहचाने बिना, उसको हेलो इफेक्ट का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट इज लैक्सिकल वर्ड्स. अब लैक्सिकल वर्ड्स जो हैं इनको हम कंटेंट वर्ड भी बोलते हैं. लैक्सिकल वर्ड्स का जो क्वेश्चन था ये 2018 में सीटेट में पूछा गया था. इसमें लैक्सिकल वर्ड्स में क्या होता है कि जो लेक्सिकल वर्ड होता है उसका अपना एक सिमेंटिक कंटेंट होता है, एंड ये किसी न किसी मीनिंग के लिए वो स्टैंड होता है. यानी कि कोई भी ऐसा एक वर्ड जिसका अपना फुल मीनिंग है, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो मीनिंग कैरी कर रहा है, तो उसको हम लेक्सिकल वर्ड बोलते हैं या कंटेंट वर्ड बोलते हैं. जैसे कि अपना इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग रहता है, जैसे कि कैट, प्रिंसिपल, हेट. और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं हम, जैसे कोई भी नाउन. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन प्लेस का नाम जो होता है उसको हम नाउन बोलते हैं. तो उसमें जो भी होगा वो लेक्सिकल वर्ड में काउंट होगा नाउन से रिलेटेड. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एंड वोकेबलरी वर्ड जो होते हैं वो सभी लेक्सिकल वर्ड उनको बोला जाता है, जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है. कि हमने जैसे किसी ने बोला कैट, तो हम सबके सामने क्या कैट की एक इमेज बन जाएगी ना, कि कैट कैट के बारे में बात हो रही है तो हमारे मन में वो कैट की इमेज बन जाएगी. तो उन वर्ड्स को लेक्सिकल वर्ड या कंटेंट वर्ड बोलते हैं, जिनका अपना कोई एक फुल मीनिंग होता है. नेक्स्ट इज फंक्शन वर्ड्स. फंक्शन वर्ड्स जो होते हैं इनको ग्रामेटिकल वर्ड्स भी बोल दिया जाता है, और इनका अपना एक लिटिल सा मीनिंग होता है, एंड प्राइमरली दे डू नॉट
ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन कंटेंट वर्ड्स। अब जो ये फंक्शन वर्ड्स होते हैं इनमें हम कंजंक्शंस हो गए, प्रोनाउन हो गए, प्रपोजिशन हो गए, इनको हम फंक्शन वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज अगर इनको हम अकेला यूज़ करेंगे तो ये फुल मीनिंग नहीं देंगे। सपोज द डिटर्मिनर है हमारा, आर्टिकल है हमारा, है ना, तो इसका फुल मीनिंग नहीं है। अगर मैं बोलूँगी द, तो द का क्या मीनिंग हुआ, कोई अपना ये मीनिंग कैरी नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये अदर वर्ड्स पे, ये लेक्सिकल वर्ड्स पे डिपेंड करेगा, है ना। कैन हो गया जैसे मॉडल हमारा, ठीक है, तो कोई भी मॉडल हो गया, कोई कंजंक्शन हो गया, तो या कोई ऑक्सिलरी वर्ब होगी जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, देन अगर उनका अपना फुल मीनिंग नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट नहीं है उनका कोई मीनिंग, तो उनको हम फंक्शनल वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? कॉमनली यूज्ड words that young children are encouraged to memorize as a whole by sight. Automatically recognition without a complicated analysis. Example myself, language, better, what. साइट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, उनको कोई डिक्टेशन वर्ड्स करवाते हैं, उनको बच्चों को मेमोराइज करवाया जाता है कि जैसे ही वो कोई भी उनके सामने कोई साइट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन कर लेंगे उस चीज़ को, और उनको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस उस वर्ड के बारे में नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि माई सेल्फ वर्ड हम कितनी बार यूज़ करते हैं, तो अगर हम जैसे माई सेल्फ बोलेंगे बच्चों के मन में अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा कि माई सेल्फ का मतलब क्या है। एंड लैंग्वेज हम डेली बोल रहे हैं, है ना, तो लैंग्वेज बोलेंगे तो वो अपने आप ही माइंड में आ जाएगा कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो लैंग्वेज क्या चीज़ है। बेटर, व्हाट, तो ये होते हैं साइट वर्ड्स कि जिनको हम विदाउट किसी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस के बिना, उनके बारे में ज़्यादा सोचे बिना, हम जिन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, देखते सार ही हम उनको पहचान लेते हैं, तो उसको हम साइट वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिफ्थॉन्ग्स। डिफ्थॉन्ग्स क्या होते हैं? डबल बॉवल साउंड जहाँ पे आती है उनको हम ग्लाइडिंग बॉबल भी बोल देते हैं, तो उनको हम डिफ्थॉन्ग्स बोलते हैं। जहाँ पर टू बॉवल्स एक साथ आ जाते हैं तो वो हमारे डिफ्थॉन्ग्स होते हैं। जैसे कि ऑयल, ऑयल में देखिए ओ आई, ये टू बॉवल्स हैं जो एक साथ अक्कर हुए हैं, तो ये हमारे क्या हुए? डिप्थॉन्ग्स। टर्मोइल, टर्मोइल में हम देखेंगे कि ओ एंड आई एक साथ इकट्ठा यूज हुए हैं। डाई, डाई में आई एंड ई, ये टू बॉवल्स हैं जो एक साथ अक्कर हुए हैं, तो इनको हम डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। गाइस, आज की वीडियो में जो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं, एंड इसी तरह से और भी कई ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ की जाती हैं। आने वाली वीडियोस में मैं उनको भी डिस्कस करूँगी। आप इन टर्म्स को अच्छे से देख लीजिए एंड समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं।